तो आप लोगों को सवाल था कि समग्र बैच में जो पीडीएफ्स हैं, जो क्लास नोट्स हैं, वो कैसे डाउनलोड किए जाएं। तो लेट मी शो यू। आपको पीडब्ल्यू के वेबसाइट पे लॉगिन करना है, ऐप पे लॉगिन करना है। एक बैच सेगमेंट है, बैच सेगमेंट पे आप आएंगे तो यू विल गेट ऑल द बैचेस ओवर हियर, राइट। अब इसमें आपको समग्र अपना बैच आपको सर्च करना है, समग्र, राइट। एंड समग्र में जो आपकी सीरीज है, ये आपको सीरीज यहाँ पे समग्र सीरीज ओपन करनी है। अब यहाँ पे आपको सारे स्केड्यूल मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो लेट्स से इंडियन पॉलिटी की क्लास हुई थी, तो इंडियन पॉलिटी की क्लास में ट्यूसडे को क्लास हुई है विच इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइट। इंडियन पॉलिटी की क्लास है। यहाँ पे अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यू गेट द पीडीएफ। तो जो भी क्लास नोट है इस क्लास का, आप यहाँ से डाउनलोड इसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स का इस तरह से आप डाउनलोड कर पाएंगे जैसे ही जैसे उसकी क्लासेस होती रहेंगी। तो आई होप जो है आप इसे ढूंढ पाएंगे। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। और ये सीरीज का पहला चैप्टर है, आर एस शर्मा हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, राइट। आर एस शर्मा जी की बहुत ही खूबसूरत किताब है जिसमें उन्होंने एंशिएंट इंडिया एंड टू एंड बहुत अच्छा कवर किया हुआ है, राइट। और जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में एंशिएंट इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। 2023 में 7 सवाल हमने देखे हैं, राइट, है ना, एंशिएंट इंडिया के। प्लस कल्चर के थ्रू एंशिएंट इंडिया से आपके अच्छे खासे सवाल आते हैं। 40-50 नंबर आपको मेंस में भी कंट्रीब्यूट करता है कल्चर, राइट। तो उसके लिए भी एंशिएंट इंडिया का बेस चाहिए, फाउंडेशन चाहिए। प्लस आज समझेंगे इस चैप्टर में कितना जरूरी क्यों है एंशिएंट इंडिया, जो है एंशिएंट इंडिया को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है एंशिएंट इंडिया की। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, यहां से आर एस शर्मा जी ने शुरुआत करी है, राइट। तो ये कंप्लीट जो है सीरीज है ऑन एंशिएंट इंडिया, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। प्लस मैं थोड़ा सा रेफर करूंगा आर एस शर्मा जी की जो बुक है उसे भी इस सीरीज में मैं रेफर करूंगा, राइट। सो दिस इज चैप्टर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। नाउ बिफोर वी गो अहेड, यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछता है, राइट। एनसीईआरटी का ही सवाल है, डिस्कस हाउ द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज रेलेवेंट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्परेरी इंडिया, राइट। कि भाई एंशिएंट इंडिया की जो स्टडी है वो रेलेवेंस कैसे है, एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया में क्या कनेक्शन है, ऐसी क्या चीजें हैं जो एंशिएंट इंडिया से हमारे लिए मेजर टेक अवे होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, हमें सिखाती है कुछ, राइट, इंस्पायर करती है। बट ऐसी भी चीजें होंगी जो हमें शायद लेट गो करनी चाहिए, राइट, एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट करती होंगी। तो ये सारी बातें इस आंसर का पार्ट बनेंगी। आफ्टर दिस जो है वीडियो आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना होगा, है ना, इसका जवाब दीजिएगा खाली पॉइंटर्स में, राइट। पॉइंटर्स या पैराग्राफ जो भी आपको लिखना है प्लीज जो है इसमें लिखिएगा। तो हाय, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम द कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, राइट। मैं हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूं। प्लस जो है आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम मर्चेंट नेवी, उसके बाद जो है ये यूपीएससी की जर्नी शुरू हुई और लगभग 8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। देन मैंने एक दूसरी कंपनी में, एक एडटेक कंपनी में एज अ डायरेक्टर यूपीएससी सीएससी लीड किया हुआ है। एंड देन अभी जो है आपके सामने यहाँ पे हूँ। मेरे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे लाइव हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। एंशिएंट इंडिया के कुछ वीडियोस भी लाइव होंगे। प्लस एक स्पेक्ट्रम की सीरीज साथ में इसके पैरेलल चल रही है। स्पेक्ट्रम की सीरीज द्वारा आप पूरी मॉडर्न इंडिया भी कवर कर सकते हैं। तो खैर आइए बात शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि भाई एंशिएंट इंडिया, राइट, एंशिएंट इंडिया में एग्जैक्टली क्या है, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। नाउ अगेन बिफोर आई स्टार्ट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ खाली ऐसे बैठ के देखिए नहीं, पेपर और पेन उठाइए और स्केचेस बनाइए, राइट। स्केच मतलब कि माइंड मैप जो है, टाइमलाइन जो है इस चैप्टर की या आगे भी जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसके साथ अगर आप बनाते चलेंगे तो साथों साथ आपके नोट्स बन जाएंगे जो बहुत ही क्रिस्प होंगे, ठीक है। तो मैं भी लिखूंगा और आप भी अगर साथों साथ लिखेंगे तो ज़्यादा इसे कंज्यूम कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा रिटेन भी कर पाएंगे, रिवाइज भी कर पाएंगे, राइट, है ना। तो प्लीज़ जो है इस बात को समझिए और आइए शुरू करते हैं। सुनाओ, तो एंशिएंट इंडिया, देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है कि हम आए कहां से थे, राइट, हमारा पास्ट क्या है ना। जो है डॉक्टर के पास भी जाओ तो पूछता है आपसे कि भाई ये बीमारी पहले तो नहीं हुई है, पेट में दर्द पहले तो नहीं हुआ है, कुछ खाया था नहीं खाया था। तो दैट हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी कि हम शुरू कहां से हुए थे, राइट, शुरुआत कहां से हुई थी। तो एंशिएंट इंडिया हमें बताता है कि एक्चुअली हमारे रूट्स क्या है ना, हमारा ओरिजिन क्या है। जो कल्चर, जो शहर आज हम देख रहे हैं, ये शहर कभी नहीं रहा होंगे, राइट। जब ये नहीं थे शहर तो क्या था, राइट। जब ये एग्रीकल्चर खेती नहीं थी तो क्या था। ये सारी बातों का जवाब हमको एंशिएंट इंडिया से मिलता है। तो अगर आप देखिए मोटा मोटी तो जो है ये हमको कनेक्ट करता है कि हमारा ओरिजिन क्या है, राइट, हमारी एक्चुअल बिगिनिंग कि हमें इनिशियली क्या आता था, इनिशियली क्या नहीं आता था, ये सारी हमको बातें यहां पे पता चलती हैं, राइट। तो अगर हम थोड़ा सा इसको जो है माइंड मैप पे डालें तो एंशिएंट इंडिया टॉक्स अबाउट, एंशिएंट इंडिया अगर आप समझिए तो एंशिएंट इंडिया जैसा कि मैंने कहा कि हमारे ओरिजिन की बातें करता है, राइट, ओरिजिन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको कनेक्ट करता है हमारे कल्चर से, अर्लीस्ट कल्चर से,
राइट, अर्लिएस्ट कल्चर्स, कि हमने किस पॉइंट पे, राइट, किस पॉइंट पे हमने कहा कि भाई जो है हम एग्रीकल्चर तक पहुंच पाए, बिकॉज एग्रीकल्चर बेस है, एग्रीकल्चर के बाद ही सेटलमेंट हो सकता है, राइट। एग्रीकल्चर कब आया, कैसे आया, किस तरह से हम सेटल्ड होने लगे, किस तरह से जो है सेटलमेंट हमारा इनिशियली रूरल रहा होगा, रूरल के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े होते होते हम लोग शहरों में आ गए, राइट। तो किस तरह से सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, राइट। तो सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, बताएंगे सिविलाइजेशन क्या होता है, बट सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो चीज कैसे इवॉल्व हुई है, दिस इज समथिंग विच विल गेट टू नो जब हम एंशिएंट इंडिया बढ़ते हैं, राइट। इनफैक्ट क्या हम एग्रीकल्चर पे ही रुक गए, हमें रियलाइज होगा नहीं, एक बार एग्रीकल्चर सीखा, सेटल होने लगे, तो देन वी हैव मूव्ड टू अदर थिंग्स, हमने कॉटन पैदा किया, तो उसके बाद हम लोग स्पिनिंग करने लगे, वीविंग करने लगे, एंड कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते बनाते कभी हम मेटल वर्क पे भी आ गए, राइट। मेटल ढूंढा, मेटल के काम करने लगे, है ना। तो ये धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन होता गया, और इनफैक्ट सिविलाइजेशन तब कहा जाता है कि हम सिविलाइज हो गए जब हमने लिखना सीखा, राइट। तो फिर किस तरीके से राइटिंग आई, इनिशियली क्या स्क्रिप्ट थी, राइट, राइटिंग एंड ऑल, तो कहां से कौन सी स्क्रिप्ट वगैरह से सारी शुरुआत हुई, दिस इज समथिंग विच विल गेट टू नो इन एंशिएंट इंडियन स्टडीज, राइट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे, लैंग्वेज किस तरह से आई, राइटिंग किस तरह से आई, ये सारा कनेक्शन यहाँ पे डेवलप होगा, राइट। तो दो टॉपिक यहाँ पे मेन है, वन थिंग इज विल अंडरस्टैंड कि एंशिएंट इंडिया टॉक्स अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एग्जैक्टली ये क्या है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा कि रेलेवेंस क्या है, पास्ट का आज के दौर में, जो सवाल भी था कि पास्ट का आज के दौर में रेलेवेंस क्या है, दिस इज समथिंग विच विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, राइट। तो सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखो ये अपने आप में एक मेंस का सवाल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। आइए इस बात को समझते हैं कि व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। तो पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी की, सबसे पहले टेकअप करेंगे कि डाइवर्स कैसे कहते हैं, भाई जब हम कहते हैं कि हम डाइवर्स हैं, बहुत सारे तरह के जो है एलिमेंट्स, कल्चरल एलिमेंट्स हमारे में समाहित हैं, राइट, देश में समाहित हैं, तो जब हम डाइवर्सिटी कहते हैं तो डाइवर्सिटी कहां से आ रही है, जरा इस बात को समझते हैं। देखो एक टर्म यूज होता है कि हाँ हमारे यहां बहुत सारी रेसेस रही हैं, राइट, जैसे कि आर्यन से पहले एक प्री आर्यन कहते हैं कि प्री आर्यंस थे, राइट, फिर देश में आर्यंस आए, और हम यहीं पे नहीं रुके, उसके बाद भी बहुत सारे यू कैन से कल्चरल एलिमेंट्स आते रहे, चाहे आप कह लीजिए ग्रीक, चाहे आप कह लीजिए हंस, चाहे आप कह लीजिए लेट्स से साकास, कुशांस, राइट, और आगे जाके हम देखेंगे टर्क्स वगैरह भी आएंगे। और ये जो भी एलिमेंट्स बाहर से हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो इन्वेड करके आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, राइट, हम समझेंगे कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो कल्चर है उसमें एसिमिलेट हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ एनरिच भी कर रहे हैं, कुछ नई चीजें भी लेकर आ रहे हैं। जैसे ग्रीक्स इंडिया में आएंगे तो लेट्स से वो अपनी मिंटिंग टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएंगे, अपना मूर्ति बनाने का जो है टेक्निक है, स्कल्पचर जो उनका टेक्निक है वो लेकर आ जाएंगे, राइट। तो बुद्धा की मूर्तियां में ऐसे दिखेगी जैसे जैसे जो है ग्रीक गॉड है कोई, राइट, है ना, इस तरह की चीजें। तो जो भी आएगा, जो भी और आएंगे, वो भी अपने एलिमेंट्स लेते हुए आएंगे, राइट। अब जब हम प्री आर्यंस कहते हैं टेक्निकली, तो प्री आर्यंस की जब हम बात करते हैं तो प्री आर्यंस में दो चीजें हम लिख सकते हैं। एक हम बात कर सकते हैं कि भाई एक हमारे यहां सबसे पुरानी जो वेव आई थी, जो आपको दिखेगी बहुत सारे ट्राइबल्स में, छोटा नागपुर प्लेटो में, राइट, छोटा नागपुर प्लेटो में आपको जो है बहुत सारी ट्राइबल्स नजर आएंगे, जो कि मुंडा कल्चर है, जो कि सबसे पुराना कल्चर कहा जा सकता है। उसके अलावा एक और कल्चर जो आपको डिस्टिंक्ट कल्चर दिखाई देगा, विच इज साउथ इंडिया, जिसे आप कहेंगे कि हाँ भाई द्रविडियन कल्चर है, राइट, द्रविडियंस, है ना, जो है तेलुगु, तमिल स्पीकिंग, कन्नड़ स्पीकिंग, ये जो है पूरा कल्चर है, दिस इज सेकेंड एलिमेंट विच केम टू इंडिया, विच इज द्रविडियन, राइट, है ना, द्रविडियन कल्चर। प्लस यहां पे अगर मैं कहूं तो लैंग्वेज जो हमें दिखेगी, दैट लैंग्वेज कैन बी मेनली टर्म्ड एज मुंडा लैंग्वेज, मुंडा, कोलारियन, कोलारियन,
राइट, मुंडा लैंग्वेजेस, कोलारियन लैंग्वेजेस। वैसे ही द्रविडियन में जैसा कि मैंने कहा कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा जो है, मलयालम, ये जो सारी लैंग्वेजेस आएंगी वो द्रविडियन कल्चर कहा जाएगा, या फिर आप एक बात कह लीजिए तमिल कल्चर कह सकते हैं। राइट, द्रविडियन एंड तमिल कल्चर। तो एक और चीज लिखते हैं तमिल कल्चर। राइट, जब हम बात करते हैं आर्यंस की, राइट, तो आर्यंस को या फिर इंडो आर्यंस कह सकते हैं आप, कि इंडिया की तरफ जो आर्यंस आए, इंडो आर्यंस, ये कल्चर हम इक्वेट करते हैं वेदों के साथ, कि जो वैदिक कल्चर, और ये बाद में आए, सबसे पहले प्री आर्यंस है फिर आर्यंस है, कि जो वैदिक कल्चर है, जो संस्कृत आई है, संस्कृत इज द लेटर एलिमेंट और द बेसिकली थर्ड एलिमेंट जो कि एंटर कर रहा है, तो वैदिक और संस्कृत, राइट, इस कल्चर के साथ इक्वेट करेंगे हम इंडो आर्यंस को। प्लस हमें दिखाई देगा कि ऐसा नहीं है कि ये तीनों आइसोलेशन में रह रहे हैं, राइट, तीनों कल्चर आइसोलेटेड है। हमें रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीजें यहां से संस्कृत में यहां के फोनेटिक्स वगैरह चेंज करेगी, तो यहां के बहुत सारे वर्ड्स आपको यहां दिखाई देंगे, राइट, जैसे कि कॉटन, डिगिंग, ऐसे शब्द जो आएंगे वो मुंडा लैंग्वेज से आएंगे, राइट। सिमिलरली बहुत सारे द्रविडियन वर्ड्स भी आपको संस्कृत में नजर आएंगे, वेदों में नजर आएंगे। उल्टा भी होगा कि यहां के जो बहुत सारे वर्ड्स हैं वो आपको संगम लिटरेचर में, सदर्न लिटरेचर में नजर आएंगे। अच्छा, बाय द वे, जो है हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, ये सब कुछ आएगा आगे, जैसे संगम आएगा कि संगम लिटरेचर क्या होता है, संगम एरा क्या होता है, बट अभी थोड़ा सा हम लोग कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी टेक्निकली क्या है, राइट। तो संगम लिटरेचर में आपको जिक्र मिलेगा कि हाँ भाई जो है वैदिक संस्कृत का, ये संस्कृत के टर्म्स आपको जो है आपको द्रविडियन लिटरेचर या तमिल लिटरेचर में भी नजर आएंगे, राइट, है ना। और ये कैसे शब्द हैं, नॉट ओनली संस्कृत बट पाली एज वेल, पाली लैंग्वेज, नॉर्थ इंडिया में पाली लैंग्वेज भी चलती है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया देखें तो नॉर्थ इंडिया में आपको दिखेगी संस्कृत प्लस पाली, ये भाषा नॉर्थ इंडिया में, और ये तीनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमें ये समझ में आ रहा है। तो हम एक तरफ डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बट वहीं हमें यह भी समझ में आ रहा है कि यहां पे मिक्सिंग भी हो रही है, राइट, जो है इंटरमिक्सिंग हो रही है, कमिंगलिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के कल्चर को एनरिच कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इट इज नॉट लाइक कि हाँ ये तीनों कल्चर अलग अलग हैं, वी रियलाइज कि हाँ ये तीनों कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और इसमें कुछ कॉमन फैब्रिक भी है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी विल रियलाइज कि हाँ डाइवर्सिटी क्रिएट करती है। इसके अलावा डाइवर्सिटी एक और एलिमेंट में डालते हैं विच इज धर्म भी। तो हम देखें तो कितने डाइवर्स हैं, रिलीजन में हमें दिखाई देगा कि शुरुआत होगी हिंदुज्म से, बट यहीं पे आगे हमें बहुत सारे और सेक्ट नजर आएंगे जिसमें फेमस है जैनिज्म, बुद्धिज्म, राइट। तो ये भी एक डाइवर्सिटी है कि धर्म तरीके की तरह तरह के दिख रहे हैं। आगे जाके इस्लाम आएगा, राइट, बट इस्लाम इज मेडाइवल इंडिया। बट अभी अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तीन इंपॉर्टेंट धर्म यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट। वहीं पे दूसरी तरफ अगर यूनिटी की बात करी जाए, यूनिटी, राइट, आइए यूनिटी का डिस्कशन करते हैं कि यूनिटी कैसे दिख रही है हमको, डाइवर्सिटी क्यों है, क्या है, समझ में आ रही है, बट ये सब कुछ यूनिटी कैसे कहा जा सकता है, एक साथ कैसे कहा जा सकता है। एक और साइड लेते हैं विच इज अबाउट यूनिटी। यूनिटी में सबसे पहली बात समझने लायक है कि हमने इंडिया को हमेशा, राइट, हमने एक पूरा एक ज्योग्राफिकल एंटिटी की तरफ देखा है। इंडस रिवर, हमने हमेशा इसको एक ज्योग्राफिकल एंटिटी की तरफ देखा है कि हाँ ये पूरा एक ज्योग्राफिकल होल है, राइट, कि भाई एक तरफ हिमालयाज हो गए, एक तरफ इंडस हो गए, और ये जो पूरी जमीन है, राइट, ये पूरी जो टेरिटरी है, इसको हमने एक यूनिट की तरह हमेशा देखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल इसमें लेते हैं, जैसे कि अगर हम समझें तो हम इसे कहते हैं भारतवर्ष। अब भारत एक आर्यन ट्राइब है और उस ट्राइब के नाम पर भारत नाम आया है, भारतवर्ष, और कहा जाता है कि जो लोग हैं यहां पे वो भारतीय हैं, भारत संतति है, राइट, भारत संतति, भारत के संतान है। यानी कि हम इस पूरे एरिया को, अपने पूरे भारत को हम भारत कह रहे हैं एक ट्राइब के नाम पे, विच इज भारत ट्राइब, राइट। नाउ अगेन देन, और अगर एग्जांपल ले तो एक टर्म यूज किया जाता है विच इज चक्रवर्ती।
चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा वो है जो पूरे भारतवर्ष पे राज्य करे, राइट, जो पूरे ज्योग्राफिकल सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे अगर कोई राज्य कर रहा है तो वो भारतवर्ष पे राज्य कर रहा है, वो चक्रवर्ती राजा है। यानी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है कि चक्रवर्ती हर जगह राज्य करना है, पूरे भारत पे राज्य करना है, वो एक एम्बिशन है। हालांकि ऐसे राजा हमें कम मिलेंगे जो इसको अचीव कर पाएंगे, जैसे कि दिखेंगे हमें अशोका, समुद्रगुप्त, गुप्ता एरा में। और इसमें इस बात को समझने के लिए एक और बात लेते हैं। एक लड़ाई है आपकी पुलकेशिन और हर्षवर्धन की, पुलकेशिन वर्सेस हर्षवर्धन। तो पुलकेशिन हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पे हरा देंगे, राइट। और इस पे होगा कि हर्षवर्धन जो है वो दक्षिण पथेश्वर है, जो है उत्तर पथनाथा है, राइट, वो उत्तर के राजा हैं। और जो पुलकेशिन है वो दक्षिण पथेश्वर है, यानी पुलकेशिन दक्षिण के राजा हैं और वो जो है हर्षवर्धन उत्तर के राजा हैं। यानी वो पूरे भारत को इस तरह से देख रहे हैं कि दो पार्ट है, एक आपका नॉर्दर्न पार्ट है विच इज अंडर हर्षा, और एक सदर्न पार्ट है जिसपे कौन लीड कर रहा है, जिसे पुलकेशिन लीड कर रहा है, वो दक्षिण पथेश्वर है, राइट। तो पुलकेशिन यहां थे, चालुक्य, पुलकेशिन ऊपर हर्षा है, राइट। यानी हमारे दिमाग में, या राइटर्स के दिमाग में, या लोगों के दिमाग में, राजाओं के दिमाग में हमेशा क्या रहा है कि भारत टोटल एक सब कॉन्टिनेंट रहा है। दिस इज समथिंग दे हैव स्ट्राइव्ड फॉर, राइट। दे ऑलवेज वांटेड दिस यूनिटी, इसको पूरा एक होल माना, राइट। बाय द वे यहीं पे मैं थोड़ा सा क्वालिफाई कर दूं इस बात को कि अशोका का राज्य बिल्कुल साउथ तक नहीं है, राइट, एक्सट्रीम साउथ में नहीं एग्जिस्ट करता। खैर एक और इसी बात को प्रूव करने के लिए एक और पॉइंट उठाते हैं कि कहा जाता है कि जो वर्ड है सिंधु, यानी सिंधु नदी, इंडस नदी, इसी को अरब और पर्शियन में हिंदू कहा जाता है। तो अरेबिक और पर्शियन में, अरब में, पर्शिया में, ईरान, क्या कहा जाता है कि जो लोग इंडस के उस पार रहते हैं, जो सिंधु के उस पार रहते हैं, वो कौन हो गए, वो हिंदू हो गए, राइट। अब इसी हा को बोलने में दिक्कत है ग्रीक में, तो यही वर्ड क्या हो जाएगा, इंडू, इंडस, और वर्ड आएगा इंडिया। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में आएगा, जब ग्रीक हमारा नाम लेंगे तो हमको इंडिया कह देंगे। तो टेक्निकली वो भी हमको ऐसे ही देख रहे हैं कि सिंधु नदी के उस पार जो है वो इंडियंस है या हिंदू है, राइट। तो वो सब हिंदू है जो सिंधु नदी के इस पार रहता है। ऐसा अगर इस ज्योग्राफिकल एंटिटी को माने, इस कॉन्सेप्ट को माने, तो हमें समझ में आता है कि नाम ही वहां से आया, राइट। तो हिंदू ओरिजिनली एक रिलीजन नहीं है, हिंदू क्या है, हिंदू एक ज्योग्राफिकल यूनिट है कि वो सारा जो एरिया है, राइट, सिंधु के उस पार, वो क्या है, वो हिंदू है। तो ये टर्म वहां से आ रहा, राइट। सिमिलरली अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि भाषा कौन सी है, तो हम समझेंगे कि लैंग्वेज वाइज पूरे भारत में इनिशियली एक लैंग्वेज डोमिनेट करती है जो है प्राकृत, राइट, और एक ही स्क्रिप्ट है, वो है ब्राह्मी। तो प्राकृत भाषा में कहा जाता है और ब्राह्मी में लिखा जाता है। और हर कोई, अब हमें अशोका के जो इंस्क्रिप्शन दिखेंगे ऑलमोस्ट पूरे ही भारत में, 100% नहीं बट ऑलमोस्ट पूरे ही भारत में हमें दिखाई देगा कि वो प्राकृत का इस्तेमाल करते हैं, ब्राह्मी का इस्तेमाल करते हैं। जो भाषा है वो प्राकृत है, या वो लिखते हैं अशोक, राइट, और जो स्क्रिप्ट है उनकी, जिस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, राइट। सिमिलरली एक और बहुत फेमस इज रामायण और महाभारत। रामायण महाभारत दोनों ही कहानियां नॉर्थ की हैं, लेकिन ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि रामायण साउथ इंडिया जो है, अगर आप देखिए तो जो पूरी वानर सेना है, राइट, एज पर रामायण है ना, बाय द वे डिस्क्लेमर इज ऑन, राइट, आई कैन बी माइथोलॉजिकली इनकरेक्ट, राइट, है ना, जो है मेरा ज्ञान माइथोलॉजी का कम मानिए, राइट, और समझिए कि हो सकता है मैं धर्म के हिसाब से कुछ ऐसी गलत बात कह दूं जो कि धर्म में ना हो, गलती से, राइट, अनइंटेंशनली। तो आप समझिए कि राजा जो है भगवान राम जब नीचे आएंगे, साउथ में आएंगे, तो जो सेना वो बना रहे हैं, राइट, वो साउथ इंडियन सेना है, राइट, है ना। जो कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ है वो कर्नाटका में हुआ है, तो उस हिसाब से आप समझिए तो रामायण भी पूरी कहानी जो है वो भारत की कहानी है, राइट, है ना। तो रामायण महाभारत दोनों ही पॉपुलर हैं, नॉट ओनली इन नॉर्थ इंडिया बट ऑल्सो इन साउथ इंडिया, राइट। आप महाबलीपुरम जाएंगे तो महाबलीपुरम में आपको दिखेगा कि भाई पांडव रथ दिखाई देंगे आपको, राइट। कैलाश टेम्पल में जो पैनल बने हुए हैं वो रामायण महाभारत के बने हुए हैं। रामायण महाभारत आपको जगह जगह के मंदिरों में वो स्टोरीज नजर आएंगी, कहीं अर्जुन की स्टोरी, कहीं कृष्ण की स्टोरी, राइट। तो रामायण महाभारत का, और फिर इसको ट्रांसलेट भी किया जाएगा। आगे जाके आप देखेंगे कि रामायण महाभारत को लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया जा रहा है,
राइट। तो रामायण महाभारत पूरे भारत में उतनी ही प्रचलित है, उतनी ही फेमस है। और इनफैक्ट नॉट ओनली भारत, उसके बाद जो है आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया जो है आपका, वियतनाम, वहां भी रामायण महाभारत फेमस है। राइट, वो कल्चर वहां तक पहुंच जाएगा। खैर, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और पॉइंट इसमें लास्ट पॉइंट ऐड करते हैं, विच इज सोशल सिस्टम। अगर हम समझें कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी एक तो धर्म तो स्प्रेड होगा नॉर्थ से साउथ, वो तो है ही है, बट जो सोशल सिस्टम है, सोसाइटी जो है, इसमें वर्ण सिस्टम या फिर कास्ट सिस्टम, ओरिजिनली इट केम फ्रॉम आर्यंस, राइट, ओरिजिनली इट इज कमिंग फ्रॉम वेदास, बट देन ये पूरे ही भारत का पार्ट बन जाएगा। पूरे ही भारत में वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम फॉलो होने लग जाएगा, राइट, पैन इंडिया फॉलो होने लगेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमको नजर आती है। डाइवर्सिटी भी है कि भाई इतने तरह तरह के कल्चर्स आ रहे हैं, बट हमको यूनिटी भी नजर आती है कि जितने भी तरह के कल्चर्स हो, हम उन सबको एक ही छत्र पे देख रहे हैं, राइट, एक ही एंगल से देख रहे हैं। हम कह रहे हैं ये भारत के कल्चर है, भारत में कल्चर समावेश हो रहे हैं। खैर, तो ये हमने बात करी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, कि किस तरह हमको भारत में डाइवर्सिटी दिख रही है, राइट, क्यों डाइवर्सिटी दिख रही है, तरह तरह के एलिमेंट्स हैं, कल्चर्स हैं, राइट, तरह तरह के धर्म हैं, लेकिन वहीं पे हमें ये भी दिख रहा है कि हम सब एक ही फैब्रिक का पार्ट है। हमें उस डाइवर्सिटी में यूनिटी भी नजर आती है, राइट। तो हमने एक टॉपिक बात करी, हमने बात कर ली ज्योग्राफिकल एंटिटी का डिस्कशन कर दिया, लैंग्वेजेस का डिस्कशन कर दिया, राइट, हमने बात करी वर्ण सिस्टम की, देन जो है हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का डिस्कशन कर दिया है। लेट्स टॉक अबाउट कि रेलेवेंस ऑफ दिस होल डिस्कशन, रेलेवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट, राइट। नाउ बिफोर आई गो इनटू दिस, जो है एक छोटा सा पॉइंट की व्हाट वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत बारी हमने ये सुना है कि जो है हमें वो प्योरिटी चाहिए जो एंशिएंट इंडिया में हुआ करती थी, जिस तरह का धर्म तब होता था, हमें उस तरह का धर्म चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रीचर्स, ऐसी बहुत सारी बातें आपने लोगों से सुनी होगी कि हाँ, वो सही समय था, वो एकदम प्योर समय था जहां पे हमें पहुंचना है, राइट। तो हमें यह भी समझना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया के भी अपने इश्यूज थे। बहुत सारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो हम आज भी फेस कर रहे हैं, उसका जन्म कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडिया में हुआ, राइट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि हाँ, एंशिएंट इंडिया की तरफ जाना है, प्राचीन काल की तरफ जाना है, वो वाला टाइम हमें अचीव करना है, उस समय ऐसा हुआ करता था। तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू एमुलेट, जब हम उसमें जाने की कोशिश करेंगे, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हाँ, जो है क्या सब कुछ सही था, राइट, क्या 100% वहीं पहुंच जाना है, राइट। तो सबसे पहली बात समझिए कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, राइट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी नेगेटेड, है ना। ये एक साइंटिफिक ग्रोथ जो हमने अचीव करी है अब तक, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच बेसिकली सेग्रीगेट्स अस फ्रॉम आवर पास्ट, राइट, है ना। कहीं मेजर अगर जो है डिस्टिंक्शन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है ये मॉडर्निटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट, ये एडवांसमेंट विच कैन नॉट बी नेगेटेड। सेकेंड थिंग विच वी मस्ट अंडरस्टैंड, जो हमें समझनी होगी कि एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे इश्यूज थे जो हम आज भी फेस कर रहे हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम, राइट, कास्ट सिस्टम। अगेन, अब इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। अब कास्ट सिस्टम, सबसे बड़ी बात जो इंडिया में जो हमें देखने मिल रही है कि कास्ट ने हमको काफी हद तक एक दूसरे से बांट दिया है, राइट, है ना, कि कोई हाई कास्ट है, कोई लो कास्ट है। तो इस तरीके से जो विभाजन हुआ है सोसाइटी का, दिस इज समथिंग विच वी कैन जो है गिव क्रेडिट टू एंशिएंट इंडिया, कि कहीं ना कहीं ये गलती हमसे शायद पास्ट में हुई है कि कास्ट सिस्टम और कास्ट सिस्टम का स्पेशली एप्लीकेशन, इट्स नॉट लाइक कि कास्ट सिस्टम इनहेरेंटली दिक्कत है, बट द पॉइंट इज कि जिस तरह का एप्लीकेशन हुआ है और हम बट गए हैं, राइट, उसमें भी हायरार्की आ गया है कि कोई ऊंची जात है तो कोई नीची जात है, और फिर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन विच इज समवेयर लीडिंग टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन, राइट, भेदभाव। और जिसके सबसे ज्यादा जो है रिपरकशन जो देखने को मिलेंगे, वो हमें शूद्रास पे देखने को मिलेंगे, वो हमको जो है अनटचेबल्स पे देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए कि दिस इज अगेंस्ट सोशल जस्टिस, न्याय नहीं है ये, राइट, कि आप एक जो है ह्यूमन बीइंग के साथ, उसकी डिग्निटी के साथ खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस जो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर है, श्रम की जो इज्जत होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर, कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रही है। हम कह रहे हैं कि हाँ, इनका तो काम है, राइट, और उस तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज टेक्निकली रॉन्ग,
राइट। तो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर सबसे बड़ी बात यहां पे अंडरमाइन हो रही है। सोशल जस्टिस जो यहां पे होना चाहिए, जो न्याय होना चाहिए हर किसी के साथ, हर प्राणी के साथ, क्या वो यहां पे हो रहा है? नहीं। तो एंशिएंट इंडिया का मेजर इश्यू कि कहीं ना कहीं ये जो है विभाजन हुआ है, जो सोसाइटी में जो विभाजन हुआ है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वुमेन सबऑर्डिनेशन, राइट, कि शूद्राज और वुमेन जैसे दोनों को ही वेदों को पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है, इनिशियली गायत्री मंत्र पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है, जनेऊ की इजाजत नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव थोड़ा सा नहीं, काफी क्रिएट किया गया है, राइट, कि हाँ कुछ चीजें वुमेन को भी अलाउड नहीं है। और आज जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जो हम महिला को आगे लाने की बात कर रहे हैं, वो वही है कि हाँ उसका पास्ट यही है कि वुमेन सबऑर्डिनेशन यहीं से शुरू हो जाता है, एंशिएंट इंडिया से ही शुरू हो जाता है। तो आगे कनेक्ट करेंगे इस बात को। थर्ड थिंग इज रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म या रीजनलिज्म, कि हाँ जो धर्म में जो है हम बट गए हैं। इनफैक्ट एक और बात आप यहीं पे डाल सकते हैं कि हाँ आगे जाके रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, राइट, वो भी कहीं ना कहीं इसी से कनेक्ट होगी। तो इश्यूज भी हैं, ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो है सब कुछ सही चल रहा था, नहीं, बहुत सारे इश्यूज भी थे। एंड व्हेन वी आर सेइंग कि हाँ वी वांट टू अचीव दैट, जब हम ये कहते हैं कि हमें वो समय अचीव करना है, तो वी शुड बी माइंडफुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स एज वेल, राइट। तो ये बात है कि हाँ वो कितना, और प्लस यहां से लर्निंग भी बहुत सारी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट, दिस इज समथिंग विच वी डोंट हैव टू डू, राइट, हमें सोशल जस्टिस पे ध्यान देना चाहिए। तो ये भी रेलेवेंस है, आप रिवर्स भी लिख सकते हैं कि हाँ ये भी रेलेवेंस है कि हम ये बातें सीखते हैं कि हाँ कैसे गलती हो सकती है और इन गलतियों को दोहराना नहीं है, राइट। सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट। तो खैर हमने दोनों ही टॉपिक बात कर लिए। एक मैंने सवाल दिया था स्टार्टिंग में, प्लीज डू दैट। आई होप आप भी ये माइंड मैप्स बना रहे होंगे मेरे साथ। अगर आप ये बनाएंगे तो ये जो चैप्टर स्केचेस हैं, लास्ट में बस यही रिवाइज करना पड़ेगा, सब याद आ जाएगा, चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही ये वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। खैर तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ जो है कैसा रहा ये सेशन, क्या आपको समझ में आया। प्लस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल एंड अपलोड द सेशन सो दैट यही है जो हमारी मेहनत को रिडीम करता है। Okay, thanks a lot guys, bye bye, take care and see you in the next video, bye bye.